गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस HSAB ये चल रही है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कठोरता एवं मृदुता के सैद्धांतिक आधार, जिसमें हमारे पास में दो टॉपिक हो गए थे। पहला हमारे पास में था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और दूसरा हमारे पास में था पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन, या हमारे पास में पश्च बंधन सिद्धांत और तीसरा था पिट्टजर सिद्धांत। पिट्टजर थ्योरी या पिट्टजर सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांत के आधार पर कठोरता एवं मृदुता के सैद्धांतिक आधार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमने ये दोनों सिद्धांत कंप्लीट कर लिए थे। बैक बॉन्डिंग और जो पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन है वो हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास में कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है, किसी भी सेंट्रल मेटल आयन को कोई लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है, उस स्थिति के अंदर हमारे पास में लिगेंड और मेटल के बीच में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपके पास में लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस कंडीशन के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पर आवेश घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि वहाँ पे ऋणावेश बढ़ जाता है। ठीक है, उस ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए, संकुल यौगिक अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है, जो सेंट्रल मेटल आयन है अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है, वापस क्या करता है, जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन के जो भरे हुए कक्षक हैं, सेंट्रल मेटल आयन के भरे हुए कक्षक लिगेंड के खाली कक्षकों के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं या अतिव्यापन करते हैं, जिससे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसे हम बैक बॉन्ड फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में तीसरी थ्योरी थी पिट्टजर सिद्धांत या पिट्टजर थ्योरी। ठीक है, ये भी पिट्टजर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी, और ये वाली किसने दी थी, चैट व मुलिकिन ने ये थ्योरी दी थी, बैक बॉन्डिंग वाली। अब हमारे पास में पिट्टजर थ्योरी क्या कहती है, देखो हमारे पास में कोई भी अम्ल या क्षार है, उसके आकार में वृद्धि होती है, यानी कि हमारे पास में कोई भी क्षार है उसके आकार में वृद्धि होने पर, ठीक है, यानी हमारे पास में कोई भी दाता परमाणु है उसके आकार में वृद्धि होगी, तो वृद्धि होने पर उसकी जो ध्रुवणता है, ठीक है, यानी उसकी जो ध्रुवणता है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, और ध्रुवणता बढ़ेगी तो वहाँ पे जो आकार में जो विकृति उत्पन्न होती है, यानी वहाँ पे ध्रुवणता क्या होगी, अधिकतम हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास में मृदुता के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी कि पिट्टजर थ्योरी के अनुसार क्या होगा, पिट्टजर सिद्धांत पिट्टजर थ्योरी, पिट्टजर सिद्धांत या थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे लिगेंड में दाता परमाणु या क्षार के आकार में वृद्धि हो जाती है, इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे दाता परमाणु या लिगेंड या क्षार के आकार में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उसके ध्रुवित होने की प्रवृत्ति, वैसे वैसे उसकी
ध्रुवित होने की प्रवृत्ति, ध्रुवित होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये है, इस सिद्धांत के अनुसार हमारे पास में कोई भी दाता परमाणु है, लिगेंड है या क्षार है, उसके आकार में वृद्धि होती है तो उसके ध्रुवित होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है। अतः मृदुता के मान में, अतः मृदुता के मान में वृद्धि होती है, यानी कि जो मृदुता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में देखो 17वां वर्ग है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होती है तो क्या होगा, उसकी जो ध्रुवित होने की प्रवृत्ति है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और ध्रुवित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो उसके मृदुता का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं फ्लोरीन और ब्रोमीन का आकार छोटा होने के कारण ये क्या होते हैं हमारे पास में, कठोर। ठीक है, इसको हम कठोर क्षार कह सकते हैं। फिर हमारे पास में फ्लोरीन और क्लोरीन, Br का आकार हमारे पास से मध्यक होता है, इसको हम सीमावर्ती के श्रेणी में रख सकते हैं, सीमावर्ती। और जो I माइनस है ये हमारे पास में कैसा है, मृदु क्षार है, मृदु क्षार। ठीक है, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे दाता परमाणु लिगेंड या क्षार के आकार में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसके ध्रुवित होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। और जिसमें ध्रुवित होने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उसमें मृदुता का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये सभी किसने कहा, पिटजर ने कहा कि हमारे पास में मृदुता के लिए उसने बताया कि कौन सा मृदु होगा, उसकी व्याख्या की जिसका आकार बड़ा होगा, जिसका आकार बड़ा होगा उसमें मृदुता के गुण क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जिसका आकार कम होगा उसमें कठोरता के गुण पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, फ्लोरीन का क्लोरीन का आकार यहाँ पे क्या है, छोटा है। अतः इन दोनों को कठोर की श्रेणी में रखा गया है। जो Br है उसको सीमावर्ती की श्रेणी में रखा गया है। और जो I है, ठीक है, आपके पास में I माइनस है, इसको मृदु क्षार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे दे रखा है वान डर वाल बल या लंदन बल अणु के स्थायित्व प्रदान करते हैं। देखो आपके पास में आगे है वान डर वाल बल पिटजर के अनुसार वान डर वाल बल या लंदन बल अणु के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। अणु के स्थायित्व को बढ़ाते हैं या अणु के स्थायित्व प्रदान करते हैं, यह भी कैसे लिख सकते हैं, अणु के स्थायित्व को प्रदान करते हैं। अब हमारे पास में इसके लिए एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला होता है EL बराबर माइनस के 3/4 I अल्फा स्क्वायर बटे R की पावर 6। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लंदन बल या वान डर वाल बल का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे EL का मतलब है, EL का मतलब हमारे पास पे है वान डर वाल बल या लंदन बल। I हमारे पास में है आयनन ऊर्जा, I का मतलब हमारे पास में क्या है, आयनन ऊर्जा है। अल्फ़ा हमारे पास में जो अल्फ़ा स्क्वायर है, इस अल्फ़ा का मतलब होता है ध्रुवणता। और R हमारे पास में है कि जो हमारे पास में दो परमाणु हैं, उन दो परमाणुओं के मध्य की दूरी है या परमाणुओं के मध्य की दूरी है, परमाणुओं के मध्य की दूरी को व्यक्त करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है,
उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि लंदन बल सबसे दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल होता है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि लंदन बल या वान डेर वाल बल सबसे दुर्बल आकर्षण बल होता है। सबसे दुर्बल आकर्षण बल होता है। कहने का मतलब ये है कि पिट्जर थ्योरी क्या है। पिट्जर नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि हमारे पास में जैसे जैसे दाता परमाणु का या क्षार का या हमारे पास में कोई लिगेंड है उसका आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो ध्रुवण प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ध्रुवण प्रवृत्ति बढ़ेगी तो वहाँ पे मृदुता के मान में वृद्धि होगी, यानी वो आपके पास में जो भी लिगेंड हो वो कैसा होगा, मृदु होगा। आकार बड़ा होगा तो, आकार छोटा होगा तो कैसा होगा, वो कठोर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में चारों यही हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस। अब यहाँ पे F माइनस जो लिगेंड है, दाता परमाणु है, इसका आकार क्या है, छोटा है। अब छोटा आकार होगा तो ये आसानी से ध्रुवित नहीं होगा, और आसानी से ध्रुवित नहीं होगा तो यह मृदुता रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारे पास में कठोर क्षार की श्रेणी में इसको हम रखेंगे। I माइनस है, I माइनस का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। I माइनस का आकार बड़ा होने के कारण जब ये किसी कठोर अम्ल के संपर्क में जाता है, ठीक है, यानी के पास में किसी भी हमारे पास में जो अम्ल है उसके संपर्क में जाता है तो अम्ल का आकार छोटा होगा, इसका आकार बड़ा होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, कठोर ये मृदु होगा, तो इसकी जो ध्रुवणता है, इसकी ध्रुवण होने की प्रवृत्ति है वो क्या होगी, मैक्सिम होगी। और ध्रुवित होने की प्रवृत्ति मैक्सिम होगी, यानी कि उसमें जो ध्रुवणता है वो आसानी से हो जाएगी, यानी वो कैसा है, मृदु है। कैसा है वो, मृदु है। इस मृदुता को हम इस फॉर्मूले की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं वान डेर वाल बल या लंदन बल। ठीक है, वान डेर वाल बल या लंदन बल है, ये हमारे को बताता है कि कौन सा अणु कैसे स्टेबल है, कितना स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे आकार बढ़ेगा, जो हमारे पास में लंदन बल है ElR6, ठीक है, आकार बढ़ेगा तो हमारे पास में इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मान कम होगा तो उसके स्थायित्व यानी उसकी जो मृदुता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास में है पिट्जर सिद्धांत। कठोरता एवं मृदुता के सैद्धांतिक आधार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमारे को तीनों सिद्धांत हैं, उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग या पिट्जर थ्योरी, इन तीनों को लिखना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन आता है कि कठोरता एवं मृदुता के सैद्धांतिक आधार है, इसको समझाइए, तो अपने को कंप्लीट यहाँ पे समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी, इस यूनिट में हम लास्ट टॉपिक की बात करें कि हमारे पास में HS जो हमारे पास में हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी है, उसकी क्या क्या कमियां हैं, उनकी कमियों को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या कमी है। ठीक है, उन कमियों को कंप्लीट करने के बाद में ये वाली यूनिट है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप नोट कर लो। उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है HSAB सिद्धांत की जो कमियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट कठोरता एवं मृदुता का सैद्धांतिक आधार। अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, और वो क्या है, लिमिटेशन ऑफ HSAB थ्योरी। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत की क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या दोष है। ठीक है, इनमें सबसे पहली दोष है कि हमारे पास में कौन सा अम्ल कठोर है, कौन सा मृदु अम्ल है, कौन सा कठोर क्षार है, कौन सा मृदु क्षार है। इस सिद्धांत पे हमारे पास में कोई मात्रात्मक पैमाना नहीं है कि हम उस मात्रात्मक पैमाने के आधार पे हम ये बता सकें कि ये हमारे पास में कठोर है, ये हमारे पास में मृदु है। जैसे हम pH स्केल सोरेंसन ने दिया तो वो कहता है कि 7 से कम वाला हमारे पास में अम्ल है,
7 से कम वाला अम्ल है, 7 से अधिक वाला है वो क्षार है। लेकिन यहाँ पे कोई मात्रात्मक पैमाना नहीं है जिसके आधार पे हम मात्रा ज्ञात कर सके ये हमारे पास में कठोर है, इसका पैमाना ये होना चाहिए। ये इसकी सबसे पहली कमी थी। ठीक है, सबसे पहली कमी क्या थी? यह सिद्धांत किसी भी अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता का कोई मात्रात्मक पैमाना प्रदर्शित नहीं करता है या उपलब्ध नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है? इस सिद्धांत के द्वारा हम ये नहीं बता सकते, यह सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं करता है कि हमारे पास में कोई अम्ल कठोर है तो उसके लिए कितना, उसका पैमाना कितना होना चाहिए, कि उसका 2 है कि 3 है, उसके लिए क्लियर हमारे पास में कोई मान नहीं है जिसके आधार पे हम ये कह सकें कि ये हमारे पास में कठोर अम्ल है, ये हमारे पास में मृदु अम्ल है। उसकी व्याख्या हम किसी भी मात्रात्मक पैमाने के आधार पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कमी ये है कि ये सिद्धांत कहता है कि कठोर और मृदु के मध्य अंतर क्रिया होती है, तो वहाँ पे स्टेबल जो स्थायित्व है वो ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जिनमें यहाँ से विपरीत प्रतिक्रिया देखी गई है और वहाँ पे कंपाउंड स्टेबल भी होता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मृदु और कठोर के मध्य अंतर क्रिया होने पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई या प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है, दोबारा देखें, कि कोई हमारे पास में कठोर एवं मृदु के मध्य होने वाली जो अंतर क्रिया है जिसमें अभिक्रिया अग्र या पश्च दिशा में बढ़ती है, ठीक है, जिससे हमारे पास में स्थायी प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। लेकिन कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि मृदु के मध्य अंतर क्रिया होती है लेकिन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस सिद्धांत के अनुसार, दूसरी कमी है, इस सिद्धांत के अनुसार जब कठोर या मृदु के मध्य अंतर क्रिया होती है तो स्पीशीज या उत्पाद के स्थायित्व में वृद्धि होती है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जब कठोर या मृदु के मध्य अंतर क्रिया होती है तो उत्पाद के स्थायित्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास में है मृदु अम्ल मेथिल कार्बोनायन, मृदु अम्ल मेथिल कार्बोनायन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 पॉजिटिव। मेथिल कार्बोनायन हाइड्राइड आयन H- के साथ, हाइड्राइड आयन H- के साथ क्रिया करके मैथेन का निर्माण नहीं करता है। ठीक है,
CH3 पॉजिटिव प्लस, ठीक है, ये हमारे पास में कैसा है, सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड है। और ये हमारे पास में क्या है, जैसे माना ये हमारे पास में नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसको अपन कह देंगे सॉफ्ट बेस, ठीक है। इनके मध्य अभिक्रिया हो तो CH3H लिख दें, इसको हम कह देंगे सॉफ्ट एसिड, ये सॉफ्ट बेस, और H+ आयन, ये हमारे पास में कैसा है, कठोर है। यह अभिक्रिया होनी चाहिए लेकिन अभिक्रिया होती नहीं है। देखो क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जब कठोर कठोर या मृदु मृदु के मध्य अंतरक्रिया होती है तो बनने वाला स्पीशीज या उत्पाद स्थायी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रत्येक बार ऐसा नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता, जैसे मृदु अम्ल CH3 पॉजिटिव यानी कि मैथिल कार्बोधनैन की अभिक्रिया हाइड्राइड के साथ में करते हैं, दोनों ही हमारे पास में क्या है, मृदु है, ये मृदु अम्ल है, ये मृदु क्षार है, ठीक है। इन दोनों के मध्य अभिक्रिया होनी चाहिए, दोनों मृदु मृदु हैं, बनने वाला प्रोडक्ट जो मैथेन है CH4 है, ये स्टेबल होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है, ठीक है भाई। सिद्धांत ये बताया था कि हमारे पास में जो भी कठोर कठोर है, मृदु मृदु है, उनके मध्य अंतरक्रिया होगी तो बनने वाली स्पीशीज या प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे स्टेबल है क्या, CH4 का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार की कठोरता या मृदुता उसकी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती, लेकिन कहीं कहीं पर निर्भर भी करती है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार, अम्ल या क्षार की कठोरता, अम्ल या क्षार की कठोरता उसके सामर्थ्य पर, उसके सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती है, उसके सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में, अभिक्रियाओं में कठोरता एवं मृदुता, कठोरता एवं मृदुता सामर्थ्य पर निर्भर करती है, सामर्थ्य पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में सिद्धांत ये कहता है कि हमारे पास अम्ल व क्षार की कठोरता या मृदुता उसके सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई हमारे पास में अम्ल क्षार कठोर है, मृदु है, उसके सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन कई अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, यानी कुछ अभिक्रियाओं में कठोरता और मृदुता उनके सामर्थ्य पर निर्भर करती है, ठीक है। 3 कमियाँ हो गई हैं, 2 कमियाँ और हैं। जैसे चौथी कमी देखें हम, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी हैं जो HSAB सिद्धांत की पालना नहीं करते, उसके बावजूद भी संपन्न होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं, ऐसी भी होती हैं जो HSAB थ्योरी की पालना नहीं करती, पालना नहीं करती हैं, फिर भी संपन्न होती है, फिर भी संपन्न होती हैं, फिर भी संपन्न होती हैं। इन कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं जो HSAB थ्योरी पर लागू नहीं होती, फिर भी वो क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। जैसे हमारे पास में SO3-2, ठीक है, और HF, ठीक है। SO3-2 ये कैसा है, ये हमारे पास में सॉफ्ट है,
और HF के अंदर हमारे पास में ये कि दोनों कैसे हमारे पास में हार्ड है, ये भी हमारे पास में क्या है, हार्ड है, और कंपाउंड बन जाता है HSO3-2 प्लस F माइनस, और ये वाला जो पार्ट है हार्ड और सॉफ्ट है। ये भी क्रिया कंप्लीट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो अंतर क्रिया है वो किसके मध्य हो रही है, सॉफ्ट व हार्ड के मध्य। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है, ये सिद्धांत ये कहता है कि कठोर के मध्य अंतर क्रिया होती है तो प्रोडक्ट आसानी से बन जाता है। SO3-2 कैसा है, सॉफ्ट है हमारे पास में। ठीक है, HF हमारे पास में कैसा है, HF है H प्लस F माइनस। H प्लस भी कैसा होता है, कठोर होता है। F माइनस भी कैसा है, कठोर है। ये कठोर क्षार है, ये कठोर अम्ल है। इन दोनों के मध्य रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन आपके पास, ये तो आपके पास बन रहा है HF हार्ड है, लेकिन यहाँ पे HSO3 बनता है। ठीक है, और हमारे पास में कैसा है, ये हमारे पास में ये H हार्ड है, SO3 कैसा है, सॉफ्ट है, और हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। कहने का मतलब ये है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें HSAB थ्योरी की पालना नहीं करती, फिर भी संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में कमी है, HSAB के द्वारा किसी अभिक्रिया की या उसके प्रक्रम की व्याख्या करने के लिए अम्ल क्षार को डिवाइड किया जाता है, विभेदित किया जाता है। इसके लिए संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, लास्ट कमी को। लास्ट कमी, पांचवी कमी है, HSAB के द्वारा किसी प्रक्रम की व्याख्या करने के लिए अम्ल क्षार में विभेदित किया जाता है या विभाजित किया जाता है, विभेदित किया जाता है तथा इसके लिए संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी, संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता होती है। तभी हम उसको अम्ल क्षार में डिवाइड कर सकते हैं। जब हमें कंप्लीट हो अभिक्रिया, तो हमारे पास में संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता हमें पता हो किस प्रकार वो कंप्लीट होती है, तभी हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। कहने का मतलब ये 5 कमियां हैं। पहली कमी ये है कि हमारे पास में HSAB थ्योरी है, वो हमारे पास में कोई मात्रात्मक पैमाना नहीं देता है जिसके आधार पे हम ये कह सकें कि हमारे पास में कठोर अम्ल है, ये मृदु अम्ल है, ये इसका कोई पैमाना फिक्स नहीं है। दूसरी कमी ये कहती है कि ये अभिक्रिया ये कहती है कि हमारे पास में कठोर मृदु के मध्य अंतरक्रिया होगी तो ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये हर बार संभव नहीं है। कुछ अभिक्रिया ऐसी भी हैं जिनमें कठोर और मृदु के मध्य अंतरक्रिया होने के पश्चात भी प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे हमारे पास में मैथिल कार्बोनाइन है, मैथिल कार्बोनाइन की अभिक्रिया हमारे पास में सॉफ्ट बेस से करते हैं। ये हमारे पास में सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट बेस है, हमारे पास में CH4 बन जाना चाहिए था, मैथेन बन जाना चाहिए था, लेकिन अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती, इसलिए कई जगह ये चीज़ें लागू नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार की कठोरता हमारे पास में सिद्धांत ये कहता है कि हमारे पास में कोई कठोर है कि क्षार है, अम्ल है, कोई कठोर अम्ल है या कठोर क्षार है, वो उसकी सामर्थ्य पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बहुत से भी क्रियाएँ हैं जिनमें स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, और ये एक HF थ्योरी की क्या है, कमी है। नेक्स्ट कह सकते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती हैं जो HSAB सिद्धांत की पालना नहीं करते हुए भी कंप्लीट होती हैं। जैसे हमारे पास में SO3-2 HF, SO3 कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ये हमारे पास में H प्लस F माइनस दोनों हार्ड हैं। सॉफ्ट और हार्ड के मध्य रिएक्शन होने के बाद में हमारे पास में HSO3-2 प्रोडक्ट बन रहा है, और वो हमारे पास में क्या स्टेबल भी है, यानी ये नियम सभी जगह लागू नहीं होता।
नेक्स्ट हमें कहती हैं HSAB के द्वारा किसी प्रक्रम की व्याख्या करने के लिए कोई प्रोसेस अभिक्रिया की हो रही है, उसकी व्याख्या करने के लिए हमें अभिक्रिया कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। यानी HSAB के द्वारा किसी प्रक्रम की व्याख्या करने के लिए उसे अम्ल क्षार में विभेदित किया जाता है तथा इसके लिए संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता होती है कि अभिक्रिया किस प्रकार कंप्लीट हो रही है उसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। ठीक है, ये सभी हमारे पास में इसकी कमियां थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट यूनिट को हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतने पर्याप्त है। धन्यवाद।